मैं दो एडिटोरियल को पढ़ूंगा दोस्तों, दोनों इसी वीडियो में पढ़ूंगा। ठीक है, बहुत शानदार एडिटोरियल है, CWG ओल्ड चैप, व्हाट इज द मीनिंग ओल्ड चैप, एंड इसका PDF आपको मिल जाएगा दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे और मेरे वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगा। अगर ज्वाइन का बटन लिया है तो उधर भी मैं अवेलेबल करा देता हूँ। चलिए आगे पढ़ते हैं दोस्तों। पूरी वीडियो को देखिए। ठीक है, जब आप एक चीज को लेकर बैठते हैं तो पूरी वीडियो को देखिए, समझिए, इसके ऊपर फोकस करिए, मुकम्मल एडिटोरियल के ऊपर, जिसका वोकैब है, इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब एंड एवरीथिंग, इवन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, it is there, and I'm going to discuss all of them in the last of this beautiful editorial. Okay, so you're not going to miss any of the text from the editorial. Okay, so let's read this one. First world, दुनिया की पहला जो दुनिया जिसको कहा जाता है, उसमें आग जो चल रही। Actually there are second world, there are third world. तो थर्ड वर्ल्ड में जो आता है दोस्तों, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश आता है। फर्स्ट वर्ल्ड में ये पूरा यूरोप और यानी ये अपना क्या बोलते हैं उसको, फर्स्ट वर्ल्ड में ये सब सारी चीज़ें आती है। ठीक है, और फर्स्ट वर्ल्ड में चाइना भी आता है और दुबई वगैरह, सऊदी अरब भी आता है फर्स्ट वर्ल्ड में। ठीक है, या शायद सेकंड वर्ल्ड में आता है, आई डोंट नो, व्हाटएवर। चलो ये मेरा अनुमान है, आपको जो पता होगा वो मुझे बताना। कह रहे हैं कि ये जो दुनिया में जो पहला वर्ल्ड यानी फर्स्ट वर्ल्ड बोलते हैं, ऐसा जो बहुत ज़्यादा अमीर हो, अमीर देशों की आग, यानी यूरोप और अमेरिका जैसे अमीर देशों में लगने वाली भयंकर जंगली आग। ठीक है, इट इज़ नॉट, करे कि ये नहीं एनी कंफर्ट, ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये कोई सुकून देने वाली बात नहीं है। कह रहे वाइल्ड फायर, जंगलों में जो लगने वाली आग होती है वो नुकसान पहुंचाती है। ब्रोडियक्स जगह की सिटी, कोई जगह का नाम है दोनों, जस्ट लाइक चमोली। चमोली में जब आग लगती है तो बाजारों को नुकसान पहुंचता है, उसी तरीके से समझे नहीं, पूरी दुनिया को नुकसान पहुंचा रहा है एक्चुअल में। ह्यूमैनिटी जो है, इंसानियत जो है, वो हैज इन दिस, इस मसले में टुगेदर, एक साथ है। ह्यूमैनिटी एक साथ, यानी सब एक साथ हैं दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहे कि विजुअल जो है ना, जो सीन्स आ रहे हैं वाइल्ड फायर्स, यानी जंगल की आग का रेजिंग थ्रू बोलते हैं फैलना। ठीक है, जो जंगल की आग फैल रही है यूरोप में। ठीक है, मेक बनाता है फॉर कॉम्प्लिकेटेड विविंग इन इंडिया, ये एक पेचीदा यानी एक जटिल, एक क्या है, परेशान करने वाली विविंग यानी क्या बोलते हैं उसको, देखना बनाता है। इंडिया के अंदर भी इसको कॉम्प्लिकेशन के तौर पे देखा जा रहा है, यानी इंडिया में, क्योंकि इससे जो है इंडिया को भी नुकसान होगा। यानी जंगल की आग जो है, फ्रांस के जो बोडो है, इन्हें बोर्डक्स बोलते हैं, शहर को भी उतना ही दुख और नुकसान पहुंचाता है जितना भारत के उत्तराखंड के जो चमोली में जिले को भी नुकसान पहुंचा। इस मुसीबत में पूरी इंसानियत, पूरी दुनिया के लोग एक साथ फंसी हुई है। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ लिया। कह रहे कि यूरोप के जंगलों में जो बहुत तेजी से फैलती और तांडव मचाती हुई जो आग है, आग के नज़ारे वीडियो जो है देखना भारत के लोगों के लिए एक बहुत ही उलझन भरा एहसास करा रहा है। समझे नहीं, विविंग मतलब होता है देखना किसी चीज को आप, और उलझन के साथ देखना, परेशानी के साथ देखना। कह रहे कि देयर, उनका जो फायर फाइटिंग सीम्स है, यानी उनका जो, यानी फायर फाइटिंग वही बोलते हैं ना, जो जंगलों से जो आग से लड़ता है, जैसे जहाज वगैरह हो गया, फायर फाइटर हो गया, सीम्स दिखता है टू हैव, रखने का नेक्स्ट लेवल बोलते हैं कि बहुत ही जबरदस्त नंबर 1 टेक्निक है ना उसके अंदर है। नेक्स्ट लेवल मनी, उसके अंदर पैसे बहुत सारा, उसके अंदर यानी बहुत सारा मालदार विभाग है, वो विज्ञान है एंड टेक्नोलॉजी, हर चीज नेक्स्ट लेवल की उनके पास। समझे नहीं, दे हैव, उनके पास बहुत सारा पैसा पाने वाली सरकारी संस्थाएं हैं, दे रखते हैं उनके पास वेल फंडेड, वेल मतलब अच्छा फंडेड, इन्हें पैसा देने वाली जो है एजेंसियां हैं, जैसे कि EFFIS। ठीक है, विच ट्रैक्स, जो कि ट्रैक करता है, निगरानी रखता है। समझे नहीं, कुछ क्या करता है दोस्तों, ट्रैक करता है, निगरानी रखता है एवरीथिंग, हर चीज का, बाय सैटेलाइट के जरिए देखता है भाई कहीं आग कहाँ लग रही है, इन नियर रियल टाइम। नियर रियल टाइम का क्या मतलब है, ये एक तकनीकी शब्द है जिसका मतलब है कि बिना किसी देरी के, जैसे ही जमीन पर कोई घटना घटे, तुरंत उसी पल उसकी जानकारी कंप्यूटर पर आ जाती है ना। नियर रियल टाइम यानी रियल टाइम में सच में जो अभी हो रहा है और अभी जो हुआ है, फौरन ही जो है कंप्यूटर में आ जाता है कि भाई यहाँ घटना हुई है, आप लोग वहां पहुंचो। तो ये सारी चीजें, टेक्नोलॉजी उनके पास बहुत ज्यादा है। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद जो है एक वर्ड है, कह रहे कि द टेरेंस। अच्छा, टेरेंस क्या मतलब है, टेरेंस का मतलब है कि वहां के जंगलों की जो जमीन है का जो रास्ता है, जंगलों की जो जमीन का रास्ता है, वो भी क्या है, ऑल्सो वेरी डिफरेंट, वो बिल्कुल ही अलग है।
कि जंगल जो है इन बोर्ड्स में और वेलेंसिया में जो इलाके हैं रीजन्स में, फॉर एग्जांपल उदाहरण के तौर पर, आर इजीली आसानी से क्या है एक्सेस देखा जा सकता है बाय डेंस रोड नेटवर्क। ठीक है, जो बहुत ही घनी रोड का जो नेटवर्क है उससे उसको आसानी से देखा जा सकता है। डेंस रोड नेटवर्क मतलब होता है हर तरफ फैली हुई जो पक्की सड़कों का एक बहुत बड़ा जो है और आपस में जुड़ा हुआ जाल है। यानी मिसाल के तौर पर फ्रांस के बोर्डो और स्पेन के जो है कोलेंसिया इलाकों में जंगलों तक पहुंच सड़कों के बहुत घने जाल नेटवर्क की वजह से गाड़ियां लेकर बहुत आसानी से पहुंचा जा सकता है, क्योंकि जंगल के अंदर भी उन्होंने रोड्स बनाए हुए हैं। तो अगर किसी को जाना है जंगल के अंदर, इजीली एक्सेस्ड है बाय डेंस रोड, घने जो रोड्स हैं, रोड के जो नेटवर्क है, लाइन से यानी बने हुए हैं, वो आराम से इजीली जा सकते। लेकिन यहाँ पे अपने इंडिया में अगर कुछ इस तरह का सिस्टम होता है तो वहां पे जंगल में अंदर घुसना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब हिमालय की बात हो रही है, इन द हिमालयास, ठीक है, बाय कॉन्ट्रास्ट इसके विपरीत है। फर्स्ट फायर्स, वहां पे आग लगती है, बर्न ऑन स्टीप बोलते हैं बिल्कुल नोकिला ऊपर में, स्टीप स्लोप्स जो बिल्कुल ही ऊपर होता है, समझे नहीं, यानी पहाड़ों की वो सीधी खड़ी जो होती है ढलान, जहां से अगर पैर फिसलने पर इंसान सीधे नीचे खाई में गिर जाएगा। तो इसके उलट जो है हमारे हिमालय के पहाड़ों में अब आग जो है बहुत ऊंची जगहों पर और बिल्कुल सीधी खड़ी ढलानों पर लगती है ना, स्टीप स्लोप्स एट अल्टीट्यूड बोलते हैं बहुत ही ऊंची पर, और वो सीधी खड़ी ढलान होती है उन पर लगती है। ऑफ्टन अक्सर बेशतर वो क्या है लिमिटेड रोड एक्सेस, जहां पे बहुत ही सीमित रोड एक्सेस है, रोड का जाना वहां पर बहुत ही मुश्किल है वहां जाना। लेकिन बट नन ऑफ द डिफरेंसेस, इस तरह के जो कोई भी डिफरेंस है यानी कोई भी अंतर है फर्क के होने के बाद भी, सीम्स टू दिखता है टू बी मेकिंग कि वो कोई फर्क उसके अंदर पैदा करे, यानी इस तरह के फर्क होने के बावजूद भी कोई फर्क वहां पर नहीं पैदा हो रहा है। क्या मतलब है? मतलब ये है कि लेकिन इन सारे अंतरों के होने के बाद भी कोई फर्क पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, यानी आग वहां भी उतनी ही तबाही मचा रही है। ठीक है, करेंगे वेन, यानी इतना फर्क है, रोड है, सब कुछ है, फायर फाइटर्स भी है, सीम से, लेकिन वो तबाही मचाई जा रही है। करेंगे जब एक एयरक्राफ्ट मतलब वो जहाज वाला नहीं जिसमें हम लोग चढ़ते हैं, एयरक्राफ्ट मतलब ये है कि वो जो फायर फाइटर से होता है जो एयरक्राफ्ट, वो फेस करते हैं, सामना करते हैं जिगांटिक इनॉर्मस, ये है पूरा, लेकिन मिला करके इसको जिनॉर्मस बना दिया। इसको क्या बना दिया दोस्तों? बना दिया इसको जिनॉर्मस, या आप बोल सकते हैं जाइनोमर्स ब्लेज, यानी से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है कि दानव जैसी बहुत ही विशाल और डरावनी आग की लपटें। जब एक एयरक्राफ्ट यानी जो सामना करता है दानव जैसी आग की लपटें, यानी बहुत ही जायगेंटिक और बहुत ही ज्यादा जो आग का सामना करता है, तो वो एयरक्राफ्ट दिखता है लुक्स लाइक अ टॉय, खिलौना दिखता है। कहने के डज हैविंग मेनी मोर ऑफ इट, यानी इस तरह के और भी सारे एयरक्राफ्ट का होना रियली हेल्प, क्या सच में मदद हो पाएगी? बात पक्की है जी, बिल्कुल। टू इवैक्यूएट पीपल, हाँ, लोगों को खाली कराने के लिए होगा, नॉट टू स्टॉप द फायर, फायर उससे अलग नहीं होना, क्योंकि फायर बहुत बड़ा है, एयरक्राफ्ट उसके सामने बोलता है ना तुच्चा लगता है, जैसे टॉय लगता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे इन्होंने विजुअल बना के रखा हुआ है, कह रहे हैं इट इज अ रिमाइंडर, एक चेतावनी है, याद दिलाना है कि इफ एनीबॉडी, कोई भी, स्टिल नीडेड वन, अगर एक किसी को इस तरह की जरूरत है, यानी इन लोगों को उस खतरे की जगह से सुरक्षित करना, खतरे की जगह से सुरक्षित बाहर, हाँ, लेकिन उस पे छोड़िए, करें कि ये इस बात की एक बहुत बड़ी याद दहानी है, चेतावनी है कि अगर अभी भी किसी को शक हो कि मौसम का ये बदलाव जो है एक ऐसा विलन गुंडा है जो अमीर गरीब सबको बर्बाद करने का बिल्कुल बराबर का मौका देता है। ठीक है, स्टिल नीडेड वन, अगर किसी को भी अभी भी जरूरत है, यानी उनको शक हो रहा है कि दैट क्लाइमेट की जो परेशानी, क्राइसिस जो है, इज इन इक्वल, वो बराबर का एक मौका है, मौका वाला विलन है, यानी सबको खा जाता है वो, चाहे अमीर गरीब सब हो। करेंगे दोज वो लोग हु हैव फीवर रिसोर्सेज, जिनके पास कम ही संसाधन है, टू अडेप्ट टू नेचुरल कैटेस्ट्रॉफी, कुदरती जो प्राकृतिक जो तबाही होती है उसको संभालने के लिए, है ना, या उसको एडजस्ट करने के लिए, जिनके पास बहुत ही कम संसाधन है। ऑफ्टन वो क्या है, जिनको ग्रुप कहा जाता है, यानी जिनको इस तरह के जो देश है उनको जो ग्रुप मिला करके कहा जाता है टुगेदर एज द ग्लोबल साउथ बोलते हैं ऐसे कंट्रीज को, देशों को, वो ज्यादा दिखते लोग मोर वोलेनेबल, यानी वो खतरे के ज्यादा करीब होते हैं, जो उनके पास संसाधन कम होते हैं। लेकिन
बट एक बात ये समझ में आई है कि बीइंग रिच, मालदार होना इज नो प्रोटेक्शन। आप कितनों ही आप मालदार हो, आपको कोई ये कोई जरूरी नहीं कि आपको जो है बचा लिया जाएगा। जैसे यूरोप में हर एतबार से उनके पास फायर फाइटर हैं, लेकिन ये कि आग जल रही है, तबाही मचा रही है। यूरोप की बात करें, इंसिडेंटली आप घटना के तौर पे ले सकते हैं, समझ में आता है। लेकिन बहुत और सच में सच तो ये है कि, है ना, कि आज यूरोप पूरी दुनिया में सबसे तेजी से क्या है, गर्म होने वाला महाद्वीप यानी कंटिनेंट बन चुका है। इंसिडेंटली का मतलब यह हो रहा है इत्तेफाक से। इट इज द फास्टेस्ट, सबसे तेजी से गर्म होने वाला, वार्मिंग, समझ में आता है, कंटिनेंट हो रहा है आज। इट्स टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर है राइजिंग, बढ़ रहा है बाय अप्रोक्सीमेटली 0.56 सेल्सियस से पर डेकेड हर 10 साल में, सिंस द मिड 1990s, 1990 के दरमियान से। तुलना किया जाए कंपेयर टू एशिया के 0.46.6, कहने का सेनर वर्ड वुड बकल अप। सेनर वर्ड सेन से आता है, यानी जो समझ रखने वाला जो दुनिया है वो वकल अप करें, यानी तैयारी पकड़े भाई कि जो ऑन क्लाइमेट एक्शंस पर, क्लाइमेट एक्शन के कॉपरेशन में, क्लाइमेट के सिलसिले में जो एक्शन करना चाहिए, जो कार्रवाई करना चाहिए, जो कदम उठाना चाहिए, उसके लिए वो कॉपरेशन के लिए तैयार हो जाए। इसके बजाय इंस्टेड दिस इज अ मूवमेंट, ये कदम है ऑन द बैक फुट, समझ आ रहा। लेकिन इसके उलट, है ना, इंस्टेड के बजाय पर्यावरण को बचाने की ये पूरी लड़ाई आज पीछे की तरफ हटती हुई दिख रही है, यानी कमजोर पड़ रहा है ना। दिस इज अ मूवमेंट, ये एक ऐसा मूवमेंट है दोस्तों, है ना, ऑन द बैक फुट, क्या है, पीछे है, समझ आ रहा। वन एनालिसिस, एक स्टडी पाती है, पाया है कि बैकफुट का मतलब होता है ना कि ये जो मूवमेंट है कि भाई क्लाइमेट के लिए काम करेंगे, इसके लिए काम करेंगे, वो पीछे जा रही है। वन एनालिसिस, एक उसमें एनालिसिस किया गया था दोस्तों, इन्हें एक नई जांच के से पता चला है कि फाइंड्स पाता है या मिलता है कि देयर हैव बीन, वहां है 45 पॉलिसी रिवर्स, ठीक है, रिवर्सल, यानी 45 नीति ऐसी थी जिसको वापस ले लिया गया है या जिस पर कोई अमल नहीं किया जा रहा है, यानी किसी अच्छे सरकारी नियम या वादे को बीच में ही रद्द कर देना या उसे पुराने खराब नियम में बदल देना, समझे नहीं। इस तरीके से 45 पे रिवर्सल हुआ है अक्रॉस डिफरेंट जुरिस्डिक्शन, कई इलाकों में, समझे नहीं। जुरिस्डिक्शन का मतलब यहां पे होता है देशों में, यानी दुनिया के अलग अलग देशों और सरकारों, जिसको जुरिस्डिक्शन भी बोलते हैं, में पर्यावरण को बचाने वाले 45 बने बनाए कानूनों को वापस ले लिया गया है या पलट दिया गया है। यहां तक के इन जस्ट द पास ईयर, पिछले साल, इवन यूरोपियन यूनियन सो लॉन्ग, जो कि क्लाइमेट एक्शन का बहुत लंबे दिनों से, सो लॉन्ग, है ना, एक क्लाइमेट एक्शन का क्या है, लीडर है, नेता बनता है अपने आप को, हैज बीन वीकनिंग, वो कमजोर कर रहा है मिटिगेशन मेजर्स को। मिटिगेशन मेजर्स बोलते हैं दोस्तों कि पर्यावरण, एक पर्यावरण का शब्द है, क्या मतलब है, यानी किसी बड़ी मुसीबत या प्रदूषण के असर को घटाने, है ना, और उसे रोकने के लिए उठाए जाने वाले पक्के कदम को भी मिटिगेशन मेजर बोलते हैं। उसको भी वो कमजोर कर रहा है खुद ब खुद, समझे नहीं। मिटिगेशन मतलब समझ में आ गया, मैंने बता दिया आपको। विल द वाइल्ड फायर, कहेंगे ये जो जंगलों की आग है, स्टॉप द बैकस्लाइडिंग, क्या जो है ये जंगलों की जो ये भयानक आग है, ये नेताओं को इस तरह क्या है वादों से पीछे हटने से रोक पाएगा। स्टॉप द बैकस्लाइडिंग मतलब होता है दोस्तों किसी अच्छे रास्ते पर आगे बढ़ने के बाद दोबारा फिसलकर पुरानी बुरी आदतें या गलतियों की तरफ लौटे जाने को कहा जाता है। क्या ये सब चीजें रुक जाएंगी? अब चलते हैं हिमालयंस की बात हो रही है। कह रहे कि हिमालयन जो जंगलें हैं हैव बीन, है ना, हैव इवन स्टार्टेड कैचिंग द फायर, उनको भी आग लगनी शुरू हो गई आउट ऑफ सीजन, सीजन से बाहर, जब सीजन नहीं होता तब भी आग लगनी शुरू हो जाएगी। टू मेनी पार्ट्स, बहुत सारे जो इलाके हैं उत्तराखंड के और कश्मीर के दोस्तों एंड हिमाचल प्रदेश के, देखा उन्होंने आग देखा दिस विंटर, इस सर्दी में, इंस्टेड ऑफ स्नो, यानी क्या बोलते हैं उसको, बर्फबारी के बावजूद के बजाय उन्होंने आग देख लिया। ऑफ कोर्स बेशक देयर स्मोक, उनकी जो धुआं है, रीचेस अस लॉन्ग, बहुत देर हमें पहुंचती है बहुत देर में, लॉन्ग बिफोर वाइल्ड फायर्स दो,
यानी इससे पहले ही पहुंच जाती है, जब वाइल्ड फायर से पहले ही पहुंच जाती है। इन्हें वाइल्ड फायर लगने वाली होती है उससे बहुत पहले ही हमें धुआं दिख जाता है। तो अगर हम उस धुआं को देख रहे हैं तो हमारे लिए चेतावनी होनी चाहिए कि भाई कहीं ना कहीं जो है वो जो बहुत बड़ा जो सिस्टम व्यवस्था है वो आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है। इट इज़ अ फेयर वार्निंग, कि अच्छी एक चेतावनी है दैट कि समवेयर कहीं ना कहीं या किसी जगह में अ लार्जर सिस्टम, बहुत बड़ी सिस्टम है, इज बर्निंग, वो जल रहा है आउट ऑफ कंट्रोल, यानी वो कंट्रोल से बाहर जा रहा है। तो समझ में आ रहा है दोस्तों। तो आउट ऑफ यानी इस साल जो है और ये तय है, समझ में आ रहा है, ऑफकोर्स देयर स्मोक, तय है कि उस आग का जो काला धुआं है, समझे नहीं, स्मोक यहाँ पे किधर गया, ऑफ कोर्स देयर स्मोक है ना, रीचेस अस लॉन्ग, काला धुआं हम तक उस जंगल की आग के पहुंचने से बहुत बहुत पहले ही पहुंचकर, है ना, हवा खराब करके हमें चेतावनी देता है। हवा को खराब करके क्या करता है, पहुंचता है लॉन्ग लॉन्ग बिफोर, यानी बहुत बहुत पहले पहुंच जाता है और बताता है कि भाई जंगल में आग लगेगी। कह रहे हैं कि इट इज़ अ वार्निंग, कह रहे कि ये इस बात की बिल्कुल साफ और सच्ची चेतावनी है, हाँ, कि कहीं ना कहीं हमारी धरती का एक बहुत बड़ा और मुख्य सिस्टम संतुलन पूरी तरह बेकाबू होकर जल रहा है, यानी बर्बाद हो रहा, आउट ऑफ बर्निंग, आउट ऑफ कंट्रोल, यानी बर्बाद हो रहा है। जो सिस्टम है वो जल रहा है, बर्बाद हो रहा है कहीं ना कहीं। एट अराउंड तकरीबन 200,000 पीपल, क्या है, फ्रांस हैज सीन, फ्रांस ने देखा इट्स लार्जेस्ट पीस टाइम इवैक्यूएशन, उसका जो है पीक टाइम इवैक्यूएशन देखा, तकरीबन 200,000 पीपल को देखा, यानी लगभग 2 लाख लोगों को उनके घरों से हटाकर फ्रांस ने बिना किसी युद्ध या लड़ाई के समय, जिसको बोलते हैं शांति काल में की जाने वाली इतिहास की सबसे बड़ी आबादी को बचाने की कार्रवाई देखी है। समझे, कम से कम 200,000 पीपल को, जब पीस टाइम उनका था, जब जहां पे लड़ाई शांति थी, उनका लड़ाई नहीं होती थी, शांति काल में उन्होंने तकरीबन 2 लाख लोगों को बचाया है। कह रहे कि व्हेन अथॉरिटीज, जब अधिकारियों ने घोषणा किया कंटेनमेंट बोलते हैं दोस्तों कि कंटेनमेंट आप बोलते हैं जैसे कोई आग लग गई है बहुत ज्यादा और चारों तरफ से लोगों ने उसको घेर करके काबू में कर रखा है। जब अथॉरिटी घोषणा कर भाई कंटेनमेंट है, यानी हमने आग को काबू कर लिया, एंड अलाउ, और अनुमति दी पीपल को कि वो अपने घर जा सकते हैं, कि हमने आग को कर लिया, कंटेनमेंट कर लिया, घेर लिया, करेगा देयर इज नो रियल रिलीफ, एक्चुअल में वहां पे कोई असल सुकून उनको, राहत को नहीं मिली। समझ में आ रहा। तो ये सारी चीजें, यानी जब सरकारी अधिकारी ये ऐलान भी कर देते हैं कि आग को चारों तरफ से काबू में, यानी कंटेनमेंट कर लिया गया है और लोगों को अपने घरे लौट सकते हैं, तब भी लोगों के मन को जो है सच्ची तसल्ली, राहत नहीं मिलती है। ये मैंने पढ़ लिया, क्योंकि वो आग अभी भी उस पूरे महाद्वीप का पीछा नहीं छोड़ रही है, क्योंकि वो द फायर इज स्टिल हंटिंग, शिकार कर रही है द कंटिनेंट, है ना, क्या है, कॉन्टिनेंट, यानी उस महाद्वीप को ओपनिंग, खोलते हुए नए नए इलाकों को, नए नए फ्रंट्स, कभी इधर से कभी उधर से आ जाती है। फ्रंट्स का मतलब होता है, जैसे ये युद्ध का मुहावरा है, यानी जैसे लड़ाई के में दुश्मन अचानक किसी नई दिशा से या बॉर्डर से हमला करता है, वैसी आग का किसी बिल्कुल नए और सुरक्षित इलाके में अचानक भड़क जाना। समझे नहीं। तो ये सारी चीजें पैदा हो रही है। कहना वन फैक्टर, एक हकीकत बात यह है दैट इज गेटिंग अ लॉट ऑफ अटेंशन, जो कि जिसको यानी उस फैक्टर की तरफ, यानी उस रियलिटी की तरफ, सच्चाई की तरफ बहुत सारे लोगों का ध्यान जा रहा है, उस ले रहा है, गेटिंग अ लॉट ऑफ अटेंशन, ये बहुत सारे लोगों का बहुत सारे तवज्जो को ले रहा, ध्यान को ले रहा दिस डे, इस दिनों में। एंड इज वो क्या है कि जो नुकसान है फ्रॉम द फास्ट, तेजी से बढ़ती हुई, एंड मोनोकल्चर, जो ट्री प्लांटेशन है। मोनोकल्चर किसको बोलते हैं दोस्तों, ये चीज समझने की है। मोनोकल्चर बोलते हैं कि एक जंगल, प्राकृतिक जंगल को हटा करके वहां अपनी मर्जी से सिर्फ एक ही जाति या प्रकार के पेड़, जैसे सिर्फ क्या है, चीड़ या यूकेलिप्टस, जो भी है पेड़ का एक नाम है ना, बहुत बड़े इलाके में उगा देना, जिससे जंगल की जो प्राकृतिक नमी है वो खत्म हो जाती है और आग बहुत जल्दी फैलती है। यानी लोग क्या कर रहे हैं कि अपने ही मनमर्जी से जंगल में खास तरह का पेड़ उगा देते हैं, पूरे पूरे जंगल में वही पेड़ चलता रहता है। तो उससे क्या होता है कि क्योंकि हर पेड़ का अपना अपना अलग वो उसकी विशेषताएं होती हैं, कि वो विशेषताओं की, जैसे कोई नमी जमीन होती है वो नम होती है, इन्हें उसके अंदर क्या तर होता है, पानी रहता है, तो आग नहीं फैलती। तो मोनोकल्चर ट्री प्लांटेशन जो हो रहा है उसकी वजह से भी काफी नुकसान है। यानी खास वजह यह है जिस पर इन दिनों वैज्ञानिकों का बहुत ज्यादा ध्यान जा रहा है, वो ये है कि बहुत तेजी से बढ़ने वाले और एक ही किस्म के पेड़ों को
को कतारों में उगाने, लाइन से, यानी जंगलों को होने वाला भारी को नुकसान हो रहा है, ऐसे जंगलों को भारी नुकसान हो रहा है। ठीक है, रिसर्चर्स जो वैज्ञानिक लोग हैं जैसे कि सुजेना सिमर ओ ऑफ फाइंडिंग द मदर ट्री फेन, एक किताब उन्होंने लिखी है, तो उन्होंने ये बात कही है उसके अंदर, आर स्लोली, वो आहिस्ता आहिस्ते से करके, बहुत आहिस्ते से प्रोसीडिंग, है ना, पॉलिसी मेकर्स, वो पीछा कर रहे हैं नीति बनाने वालों को, दैट लिविंग, जो को छोड़ रही है प्राइमरी बुनियादी तरीके से, एंड ओल्ड ग्रोथ फॉरेस्ट, जो पुरानी जो बढ़ी हुई जो जंगल थी, यानी पुरानी तरीके से जो बढ़ा हुआ जंगल था, इंटेक्ट इज एसेंशियल, करेंगे वो बहुत जरूरी है उस तरह के जंगल का होना। समझ में आता है? और ग्रोथ फॉरेस्ट इंटेक्ट क्या मतलब है कि दुनिया में सदियों पुराने जो घने और प्राकृतिक जंगल जिनमें इंसानों ने कभी तोड़फोड़ या कटाई नहीं की, उन्हें बिल्कुल वैसा ही सुरक्षित रखना जरूरी है। मैंने बता दिया आपको, इंटेक्ट इज एसेंशियल के जरूरी है, उन्होंने बात कहा, करेगा फॉर इकोसिस्टम रेजिलियंस, इकोसिस्टम के रेजिलियंस के लिए, ताकि समझ में आ रहा है, यानी छोड़ देना ही हमारे लिए पर्यावरण को दोबारा मजबूत और जिंदा रखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है। तो ये सारी चीजें हैं, दोबारा मैं इसको ट्रांसलेट कर देता हूँ, समझा देता हूँ। यानी उन्होंने क्या कहा है, समझिए बात को, उन्होंने कहा है कि उन्होंने मशहूर जो किताब है लिखने वाली वैज्ञानिक सुजेना ने एक बात कही है, खोज की है कि बहुत ही धीरे धीरे, शायद जरूरत से ज्यादा धीरे, कानून बनाने वाले नेताओं को ये समझाने यानी मानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे असली पुराने और प्राकृतिक जंगलों को बिना छुए बिल्कुल साबुत छोड़ देना ही हमारे पर्यावरण को दोबारा मजबूत और जिंदा रखने की यानी रेजिलियंस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इकोसिस्टम का मतलब होता है हर चीज जिसके अंदर जीव जंतु इंसान सब मिल, उनके लिए, सबके लिए जरूरत है। एक पर्यावरण शब्द है दोस्तों, इकोसिस्टम रेजिलियंस, यानी किसी जंगल या प्राकृतिक की वो अंदरूनी ताकत जिससे वो किसी आग या बीमारी की मार झेलने के बाद भी खुद ब खुद दोबारा हरी भरी और ठीक हो जाती है। समझ में आता है? इसको इकोसिस्टम रेजिलियंस होता है। एंड टू स्टेप अवे का मतलब होता है दूर जाना। स्टेप अवे फ्रॉम द ब्रिंक का मतलब क्या हो गया दोस्तों, एक इडियम है, यानी किसी बहुत बड़ी तबाही या खाई के बिल्कुल मुहाने पर पहुंचकर आखिरी पल में समझदारी दिखाते हुए एक कदम पीछे खींच लेना। स्टेप अवे फ्रॉम द ब्रिंक, ब्रिंक बोलते हैं जब आप किनारे से, यानी किनारे से एकदम पीछे हट जाना, वेयर जहां बिकॉज ऑफ वेरियस डिस्टर्बेंस, बहुत सारे डिस्टर्बेंस की वजह से, ऑलमोस्ट ऑल, तकरीबन हर, तो वो दुनिया के जितने बड़े जंगल है, नाउ एमिट, वो निकालते हैं मोर कार्बन डाइऑक्साइड, उनको ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है देन दे ऑब्जर्व, यानी जितना वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं उससे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक बात है। करेंगे फायर जो आग थी वॉज विथ अर्थ, ये दुनिया के साथ है, लॉन्ग बिफोर अस, हमसे बहुत पहले से है, बट लेकिन हम वी सीम हेलबेंट, ठीक है ना। हेलबेंट का क्या मतलब है, ये चीज सीखने की है दोस्तों। हेलमेट बोलते हैं किसी को तबाह करने के लिए, विनाश करने के लिए आप बिल्कुल अंधे हो जाते हैं, यानी ऐसा लगता है कि हम लोग अंधे हो गए हैं ऑन बर्निंग दिस रिलेशनशिप। जो क्योंकि रिलेशनशिप मतलब क्या था, जंगल का और इंसान का रिलेशनशिप बहुत पुराना है, लेकिन इस रिलेशनशिप को बर्बाद करने के लिए हम अंधे हो चुके हैं। और दिस रिलेशनशिप टू एशेस, यानी इस जला करके उसको राख में मिलाना चाहते हैं हम, समझे। रिलेशनशिप टू एशेस, ऐसे बोलते हैं राख को, हम इसको बर्बाद करना चाह रहे हैं। नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। दूसरा एडिटोरियल पढ़ने की कोशिश करेंगे दोस्तों, इसका सारा का सारा वोकैब का मैं आखिर में कवर करूंगा, ठीक है। टेंशन नहीं लो जब तक मैं हूं, एज लॉन्ग एज आई एम हियर यू डोंट हैव टू बी वरी, यू डोंट हैव टू have the tension, okay। CWG all chap क्या मतलब है इसका, कोई नहीं बताएगा सिवाय मेरे। all chap बोलते हैं, CWG मतलब कॉमनवेल्थ गेम, मेरे पुराने दोस्त, इसका क्या मतलब है। all chap का मतलब एक इडियम है दोस्तों, यानी किसी बहुत पुराने दोस्त या जानी पहचानी चीज को प्यार और अपनेपन से बुलाने का एक अंग्रेजी तरीका। यहां मतलब है कि यह खेल बहुत पुराना हो चुका है, समझ में। ये मतलब है कि ये CWG ओल्ड चैप हो गया, यानी बहुत पुराना दोस्त बन चुका है। करेंगे द कॉमनवेल्थ इज अ रेलिक। आगे चलिए, करेंगे कॉमनवेल्थ जो है, ये जो गुट है, बीते हुए जमाने की एक बहुत क्या है, एक पुरानी निशानी है, खंडर है, लेकिन ये खेल खिलाड़ियों की तरक्की को नापने का एक अच्छा और बढ़िया क्या है, पैमाना है, ठीक है। कॉमनवेल्थ है इज अ रेलिक। रेलिक का मतलब क्या होगा, इतिहास की कई बहुत पुरानी या टूटी फूटी चीज जो आज के जमाने में अपनी असली जरूरत खो चुकी है, बस याद के तौर पे। इज अ रेलिक यानी एक यादगार चीज है, समझ आ रहा है, ये समझ में आ गया। बट लेकिन द गेम्स जो है ना,
आर आर डिसेंट, है ना कि अच्छी खासी स्पोर्टिंग क्या है बैरोमीटर। बैरोमीटर का मतलब ये होता है कि भाई के यानी बैरोमीटर मौसम नापने का एक यंत्र होता है। असल में इसका मतलब ये होता है क्या है, खेल की दुनिया में इसका मतलब है कि एक ऐसा मुकाबला जिससे साफ पता चल सके कि हमारे खिलाड़ियों का खेल पहले से कितना सुधर रहा है या बढ़ रहा है। तो अगरचे पुराना गेम हो गया, लेकिन ये जो है ये स्पोर्टिंग बैरोमीटर है जिससे पता चलता है कि हमारे यहाँ के जो खिलाड़ी हैं वो कितना आगे बढ़ रहे हैं, कितना वो एक्टिव हैं, कितना चुस्त है। समझ में आता है दोस्तों? इस पूरे का मतलब का आपको समझ में आ गया, मैंने आपको समझा दिया एक चीज। तो रेलिक का मतलब समझ में आ गया, इनको बहुत पुरानी चीज है, ओल्ड चीज है, लेकिन बस है एक यादगार है। अगर चीज उसकी जरूरत नहीं है लेकिन हमारे लिए एक यादगार है। आगे चलते हैं। तो कह रहे कि द कॉमनवेल्थ जो गेम्स है, यानी कॉमनवेल्थ गेम्स आज के आधुनिक समय के हिसाब से बिल्कुल बेमेल यानी आउट ऑफ डेट हो चुका है। गेम्स आर एन अनार्किज्म। अनार्किज्म का क्या मतलब है, यानी किसी ऐसी चीज या रिवाज या विचार का आज के जमाने में होना जो असल में बहुत पुरानी इतिहास की बात हो और आज के दौर में बिल्कुल अजीब लगती हो। ये अनार्किज्म हो चुका है। तो कॉमनवेल्थ गेम है, समझा? अनार्किज्म मतलब समझो क्या करके, दे स्टार्टेड, वो शुरू हुई थी 1930 में एज द ब्रिटिश एम्पायर जो है के गेम्स के तौर पे। बैक उस वक्त जब व्हेन इंग्लैंड इज स्टिल मैटर्ड इन जियोपॉलिटिक्स, जब इंग्लिश के एक मैटर करता था, यानी इंग्लैंड की एक बात होती थी। मैं जियोपॉलिटिक्स में दुनिया के राजनीति के अंदर इंग्लैंड की बात हुआ करती थी। नहीं, इंग्लैंड बहुत महत्वपूर्ण था। यानी अपने पुराने दौर में जब दुनिया की राजनीति में इंग्लैंड का बहुत बड़ा क्या था, दबदबा था और असर हुआ करता था। समझ में आ रहा? आज के समय में टुडे यूके जो है इज ए स्मॉल फ्राई। स्मॉल फ्राई का क्या मतलब है कि एक इडियम है दोस्तों, किसी बहुत बड़ी जगह या बाजार में बेहद छोटा, कमजोर, मामूली या बेअसर इंसान या देश होना एक स्मॉल फ्राई हो गया, यानी बहुत ही छोटा हो गया, बेअसर हो गया, किसी काम का नहीं। इन इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल की ताल्लुकात में या दुनिया में, बट इट हैज नॉट गिवन अप, उसने नहीं छोड़ा है द क्या है प्रिटेंशंस ऑफ अ ग्रेट पावर। अच्छा, प्रिटेंशंस जो आता है प्रिटेंडिंग से आता है, यानी दिखाने के लिए, यानी हकीकत में ताकत ना होने के बावजूद भी ऊपर से ऐसा नाटक या दिखावा करना कि हम आज भी क्या है दुनिया के राजा हैं, है ना। छोड़ा नहीं है उसने, प्रिटेंशन हुआ। क्या एडिटर साहब यार, ऑफ ग्रेट पावर क्या हम बहुत बड़ी ताकत हैं, समझे नहीं। एक जो क्या बोलते हैं उसको, उसका जो दिखावा जो है नाटक अभी तक गया नहीं उनके दिमाग से। एंड और द गेम्स, और जो गेम्स जो हैं दोस्तों, और ये खेल जिसमें उन देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं जो कभी अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे, ठीक है। कंप्राइजिंग पार्टिसिपेंट्स, यानी कंप्राइज बोलते हैं जिसमें सब लोग मिलकर शामिल, जो पार्टिसिपेंट्स हैं फ्रॉम द फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनीज, जो पुराने जो ब्रिटिश की कॉलोनीज हैं वहां से जो लोग भी कॉलोनी रह चुके हैं उसमें लोग हिस्सा लेते हैं। कहने के ये हेल्प करता है कीप अप, रखने का दैट इल्यूजन, जो इल्यूजन उनका एक भ्रम था, वो उसको जिंदा रखने के लिए इस चीज पे कि भाई इल्यूजन बोलते हैं पुरानी जो सोच है, यानी कि भाई हाँ हम एक जमाने में इन पर राज क्या करते थे, तो वो जो है रखने के में मदद करता है। करेंगे फॉर द कॉमनवेल्थ इटसेल्फ, कॉमनवेल्थ की खुद बात करें, इज लाइक द कोला ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। वो क्या है, कोला है ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, समझे ना। क्योंकि ये जो राष्ट्रीय मंडल है, जो कॉमनवेल्थ संगठन खुद आज दुनिया की राजनीति में एक कोआला यानी भालू के बच्चे जैसा है। कोआला बोलते हैं भालू के बच्चे जैसा है इंटरनेशनल राजनीति में, समझ रहे। ये जो देखने में तो बहुत प्यारा और ढीला ढाला लगता है, लेकिन असल काम के मामले में बिल्कुल बेकार है, यानी किसी काम का नहीं है। क्यूट बहुत खूबसूरत लगता है, फ्लोपी ढीला ढाला, बट प्रैक्टिकली लेकिन असल मामले में बेकार है, यूजलेस है, किसी काम का नहीं है। समझे ना। आज क्या हो गया एडिटर साहब, खोपड़ी गर्म हो रही लगता है एडिटर साहब की। इट हैज नो रियल हेफ्ट, उसमें कोई असल में कोई पावर नहीं है, समझ में आता है। यानी इस पूरी दुनिया की राजनीति में इस संगठन का अपना कोई भी क्या है असली वजन या ताकत या प्रभाव नहीं है। इट हैज नो रियल हेफ्ट, हेफ्ट का मतलब असली ताकत या पावर नहीं है। अब आगे चलते हैं।
नो रियल हेड का मतलब होता है किसी बार फैसले या इंसान में कोई पक्की ताकत या वजन ना होना जिससे कोई दूसरा डरे या उसकी बात को माने। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहे कि आज इस कॉमनवेल्थ के जितने भी देश हिस्सेदार हैं, ऑल कॉमनवेल्थ मेंबर्स जितने भी हैं टुडे हैव देयर ओन फॉरेन पॉलिसी, उनके पास सबकी अपनी अपनी फॉरेन पॉलिसी ओरिएंटेशन है, यानी ऐसी ऐसी नीति है जिस पर वो खुद ही अमल कर, ओरिएंटेड बोलते हैं जहां पे वो पॉलिसी अपनी पॉलिसी चलाते हैं। ये नहीं कि आप इसके चक्कर में इंग्लैंड के चक्कर में आते हैं। और सुनिए आगे चलिए, मैं बोलता हूं दोस्तों दोबारा कि आज इस कॉमनवेल्थ में जितने भी देश हिस्सेदार हैं उन सबकी अपनी खुद की आजाद विदेश नीति है ना, फॉरेन पॉलिसी है जो अपनी खुद की सोच के की दिशा है, यानी खुद ही वो अपने पॉलिसी पे ओरिएंटेशन, पॉलिसी ओरिएंटेड मतलब होता है कि वो जो भी उनकी पॉलिसी है उस पर वो खुद अमल करते हैं। ये नहीं कि यूके की बात मान रहे, बस यूके के साथ जो एक इनका जुड़ाव है इसके लेकर के क्या नाम है वो एक दिखावा है। एंड यूके, और यूके जो है खुद ब खुद हैज प्रीटी मच, बहुत ज्यादा हिस्ट। अब यहाँ पे हिस्ट का क्या मतलब है यानी समझ में आ रहा है। और उसके जो जियोपॉलिटिकल जो वैगन है वो उसने अपनी जो है जो उसका गाड़ी है यानी फॉरेन पॉलिसी की जो गाड़ी है उसने पूरी तरीके से है ना टिका दिया है यूएस की गाड़ी के साथ। यानी क्या मतलब है, मतलब ये है जो यूएस करता है या वो कहता है वही वो काम करता है। कौन सा, यूके। तो कहते हैं हैविंग सेड दैट, फिर भी इसके बावजूद नन ऑफ दिस फैक्टर, इसमें से कोई भी फैक्टर प्रभाव करता है द एथलीट्स को, यानी खिलाड़ी को, हो पार्टिसिपेट जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया इन द जस्ट कंक्लूडेड, अभी अभी जो खत्म हुआ है दोस्तों ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में। ठीक है, यानी ये सब कहने के बावजूद भी, हैविंग सेड दैट, कि इन कमियों के होते हुए, मतलब क्या है, इन कमियों के होते हुए भी इनमें से कोई भी बात उन खिलाड़ियों पर कोई बुरा असर नहीं डालती जिन्होंने अभी अभी खत्म हुए ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लिया है। ठीक है, करें कि जब खिलाड़ियों के लिए तो ये दुनिया के सामने अपनी ताकत और हुनर को क्या है परखने यानी लोहा मनवाने का एक बहुत बड़ा मौका था, जिसे आने वाले एशियाई खेलों जो इसी सितंबर में क्या है होगा जापान में, जो इसी सितंबर में नागोया जापान में होने वाले हैं और सबसे बड़े ओलंपिक खेलों की तैयारी के रूप में देखा जा सकता है। समझ में, इस पूरे का मतलब ये है फॉर देम, उनके लिए इट वाज एन अपॉर्चुनिटी, मौका था टू टेस्ट, जांचने का देयर मेटल, यानी उनके जो लोहा है, जो उनके अंदर ताकत है, एट इंटरनेशनल कंपटीशन, इंटरनेशनल के कंपटीशन में, है ना, विच कैन बी कंसीडर, जिसको समझा जा सकता है एज अ प्रिपरेशन, तैयारी के तौर पर फॉर द एशियन गेम्स, एशियन गेम के लिए, विच टेक्स प्लेस, जो कि होता है, वाकई होता है नागोया जापान में इन सितंबर में एंड द ओलंपिक्स में। ट्रू, ये बात सही है कि द ओवरऑल लेवल ऑफ कंपटीशन, कुल मिलाकर जो स्तर था कंपटीशन का एट CWG इज नॉट द सेम, ऐसा नहीं है जैसा कि एशियन गेम्स एंड द ओलंपिक्स में होता है, विच मेनी ऑफ द मेजर, उनमें से ज्यादातर जो है स्पोर्टिंग जो कंट्रीज हैं सच एज US, चाइना, साउथ कोरिया एंड जापान जो है वो सब के सब गायब थे। तो टेस्ट देयर मेटल जो आ रहा था, इससे पहले आया था, इडियम आया था, उसका मतलब समझिए किसी बहुत कठिन या मुकाबले में या मुसीबत में अपने अंदर की असली हौसला, हिम्मत और हुनर की परीक्षा लेना, टेस्ट देयर मेटल्स का मतलब ये हो गया। तो अगरचे जो बड़े बड़े देश थे जापान, जो सबसे खिलाड़ी माने जाते हैं, वो सब के सब इसके अंदर गायब थे, लेकिन फिर भी जो लोग भी इसमें शामिल होते हैं उनके लिए एक अच्छी प्रिपरेशन करने का एक मौका मिल जाता है। लेकिन चलते हैं, बट प्रदर्शन जो है, परफॉर्मेंस इन सर्टन डिसिप्लिन्स, किसी खास जैसे कुश्ती या आप बोल सकते हैं बॉक्सिंग में हमारे खिलाड़ियों का जो प्रदर्शन था वो खेल में आने वाले सुधार को नापने का एक बहुत ही अच्छा और पक्का पैमाना साबित हो सकता है। समझ, कैन बी ए गुड, अच्छा हो सकता है, बारोमीटर यानी अच्छा पैमाना हो सकता है ऑफ इंप्रूवमेंट, तरक्की का। भाई उनको पता चल जाएगा कि ये सच में इन्होंने कितनी मेहनत की है या नहीं। समझ आता है। आगे चलते हैं कि इंडिया डिलीवर्ड, अब भारत ने जो है इन ग्लासगो खेलों में क्या है, मुक्केबाजी में जैसे बॉक्सिंग के अंदर एक बहुत ही दमदार और शानदार खेल दिखाया है। इंडिया ने डिलीवर किया, इन्हें दिखाया है, पेश किया है, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, दमदार प्रदर्शन दिखाया है इन बॉक्सिंग के अंदर ग्लासगो में गेम्स में, पिकिंग अप उठाते हुए रिकॉर्ड हिस्टोरी जिसमें 7 गोल्ड मेडल्स, द हाईएस्ट, सबसे ज्यादा जो है बाय एनी कंट्री, किसी भी देश की तरफ से इन द स्पोर्ट एट CWG के
कि उस हिस्ट्री में किसी भी कंट्री ने अब तक जो है ये गोल्ड मेडल 7 गोल्ड मेडल नहीं उठाया जितना इंडिया ने। तो बहुत अच्छी बात है। कह रहे कि इस व्हाट मेड, जिसने क्या बनाया है अचीवमेंट को, इस अचीवमेंट को स्वीटर, यानी वो बहुत ही अच्छा क्या चीज बनाया है, वो क्या है कि क्वालिटी, गुणवत्ता ऑफ द कंपीटिंग बॉक्सिंग, यानी जो मुकाबला करने वाली बॉक्सिंग की जो क्वालिटी थी, गुणवत्ता थी, वो बहुत ज्यादा जबरदस्त थी। समझ में आता है दोस्तों? समझ आ रहा है? बॉक्सिंग जो मुकाबला करने वाली जो बॉक्सिंग जो कंटिजेंट्स, यानी जो जत्थे ग्रुप्स आए थे फ्रॉम अदर नेशन, दूसरे कंट्री से, जैसे कि सच एज इंग्लैंड, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया, दैट इंडियन, ये जो प्यूजिलिस्ट्स बोलते हैं मुक्केबाजों को, हैड टू ओवरकम, जिसको मुकाबला करना था उनसे मुकाबला करना था, ठीक है, और इंडिया ने मुकाबला किया। दिस पुट्स आवर बॉक्सर्स, ये रखता है हमारे बॉक्सर्स को खास तौर पे, वुमेन प्यूजिलिस्ट्स को, वुमेन जो औरतें जो होती हैं, मुक्केबाज जो औरतें होती हैं, जैसे लाइक साक्षी चौधरी, प्रीति पवार एंड जास्मीन लंबोरिया, इन गुड स्टेट फॉर बिगर इंटरनेशनल कंपटीशन। समझ में आता है? यानी इस तरह के मुकाबले से हमारी जो अच्छी खिलाड़ी हैं, स्टेट का मतलब समझना, स्टेट का मतलब होता है दोस्तों ईडियम है, यानी किसी पिछले अच्छे अनुभव या मेहनत का भविष्य में आने वाली किसी बहुत बड़ी चुनौती या मुसीबत के समय बहुत काम आना या मददगार साबित होना। समझा? इन गुड स्टेट का मतलब होता है गुड, अच्छी सिचुएशन में मान ली है आप, या अच्छी, आप ये भी कह सकते हैं फॉर बिगर, सबसे बड़े इंटरनेशनल कंपटीशन की, जो होने वाला है कब दोस्तों? अभी जो होने वाला है जापान में। तो इससे जो है काफी इनको सहायता मिलता है, हौसला मिलता है। आखिरकार फाइनली द नेक्स्ट जो CWG है विल बी हेल्ड, उसको किया जाएगा इन 2030 अहमदाबाद में। ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों। आफ्टर द 2010 दिल्ली के CWG में ऑल आइज, सारे के सारी नजरें जो हैं विल बी ऑन अहमदाबाद, अहमदाबाद में होगा, टू सी, देखने के लिए कि इफ कैन फर्दर, क्या आगे चढ़ के हम दे सकते हैं अ फ्लिप टू इंडियन स्पोर्ट्स। अच्छा, यहां पे फ्लिप का क्या मतलब है समझे नहीं? अब फ्लिप बोलते हैं दोस्तों कि इडियम है कि अपनी उंगलियों को से किसी चीज को आगे की तरफ क्या है, जोर से चटकाना, इशारा करना, यह है इसका मतलब। लेकिन खेल की दुनिया में इसका मतलब यह है कि किसी सोए या धीमे पड़े हुए सिस्टम को अचानक एक बहुत बड़ा और तेज बढ़ावा या ताकत देना। तो क्या आप देख सकते हैं कि आगे चल के कि यह तेज बढ़ावा ताकत दे सकता है इंडियन के स्पोर्ट्स खिलाड़ी को, एंड और क्रिएट और पैदा कर सकता है लास्टिंग फाउंडेशन, यानी हमेशा रहने वाली बुनियाद को फॉर एथलीट्स के लिए, इन द कंट्री के लिए। लास्टिंग फाउंडेशन मतलब समझ आना, एक ऐसी पक्की और टिकाऊ जमीनी बुनियाद जो जैसे कोई अच्छे स्टेडियम और कोच जो आने वाले कई सालों तक नए बच्चों को आगे बढ़ाती रहेगी। तो लास्टिंग फाउंडेशन मतलब है कि क्या ये हमेशा रहने वाले फाउंडेशन रहेगी। और फ्लिप का मतलब ये होता है क्या इसको, यानी ताकत देगी इंडियन स्पोर्ट्स को। तो ये सारा कुछ देखा जाना बाकी है। नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए हम वोकैब को कवर करते हैं आपके साथ, आपकी मोहब्बत के साथ। इसमें दोनों एडिटोरियल के वोकैब मैंने कवर किए हैं, एक तो ये वाला एडिटोरियल है, दूसरा ये वाला एडिटोरियल है, ठीक है। तो रेजिंग पता है ना, एडजेक्टिव है, बहुत ही तेजी से फैलता भड़कता हुआ। उसके बाद सिनोनिम्स आएगा, ब्लेजिंग आएगा, फ्यूरियस भी आएगा, वायलेंट भी आएगा। एंटोनिम्स आएगा काम, कंट्रोलर, माइल्ड, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों टेरेन। टेरेन एक नाउन है, ठीक है, किसी क्षेत्र की भूमि, जिसे आप लैंडस्केप भी बोलते हैं, ग्राउंड भी बोलते हैं। उसके बाद टोपोग्राफी भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद एंटोनिम्स है स्काई, वाटर, एयर स्पेस, ठीक है। उसके बाद एक वर्ड है दोस्तों जाइनोमस, मैंने बता दिया इससे पहले कि अत्यंत विशाल, नॉर्मस भी बोलते हैं, जाइगेंटिक भी बोलते हैं। उसके बाद देखिए कोलोसिल्स बोलते हैं, कोलोसिल्स भी बोलते हैं, समझे, इन्हें विशाल काय, ठीक है। एंटोनिम्स है टाइनी, मिनथ। उसके बाद है दोस्तों डिमिनिटिव, अत्यंत छोटा। उसके बाद कैटास्ट्रॉफी, इन्हें बहुत बड़ी आपदा, जिसको सिनोनिम्स है डिजास्टर, कैलेमिटी। उसके बाद ट्रेजेडी। सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है ब्लेसिंग, सक्सेस, फॉर्चून, ठीक है। इंसिडेंटली मतलब एडवर्ब होता है दोस्तों संयोग से वैसे ही, यानी को इंसिडेंटली भी बोलते हैं, चांस भी बोलते हैं, और कैजुअली भी बोलते हैं। सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है डेलिबरेटली, इंटेंशनली, उसके बाद प्रोस्पेरली, ठीक है। सेन एडजेक्टिव है दोस्तों समझदार, क्या है, विवेकपूर्ण, रेशनल भी बोलते हैं, उसके बाद सेंसिटिव भी बोलते हैं, प्रूडेंट भी बोलते हैं। एंटोनिम्स है इरेशनल, उसके बाद है अनवाइज, फुलिश, ओके। मिटिगेशन बोलते हैं हानि या गंभीरता कम करना, रिडक्शन भी बोलते हैं, एलिवेशन, मॉडरेशन बोलते हैं। सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है एग्रेवेशन, इंटेंसिफिकेशन, एस्केलेशन, ठीक है।
हाँ उसके बाद है बैक स्लाइडिंग, नाउन है दोस्तों, यानी प्रगति के बाद पीछे हट जाना, जैसे रिग्रेशन, ठीक है, रिप्लेस, उसके बाद है डिटेरियोरेशन यानी बिगाड़ना, ठीक है, कंट्रोल। सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, प्रोग्रेस, एडवांसमेंट, इंप्रूवमेंट। और उसके बाद है कंटेनमेंट का मतलब होता है सुकून, यानी फैलाव को नियंत्रण करना, कंट्रोल भी बोलते हैं, उसके बाद रिस्ट्रिक्शन भी बोलते हैं, लिमिटेशन भी बोलते हैं, ठीक है। एंटोनिम्स है एक्सपेंशन, और उसके बाद स्प्रेड या रिलीज, ओके। उसके बाद है दोस्तों मोनोकल्चर, जो एडजेक्टिव है यानी केवल एक प्रकार की फसल, पेड़ वाला। तो यूनिफॉर्म हो गया, सिंगल स्पेशियस हो गया। उसके बाद जो है होमोजीनियस यानी एक जैसा तत्व वाला, ठीक है। एंटोनिम्स है डाइवर्स, एंटोनिम्स है मिक्स भी एंटोनिम्स है। उसके बाद है हेट्रोजीनियस यानी मिश्र प्रकार, भिन्न प्रकार के। इंटैक्ट एडजेक्टिव है पूरी तरह सुरक्षित। उसके बाद है अनडेमेज, है ना, अनब्रोकन होल, ये सब के सब सिनोनिम्स एंटोनिम्स है। डैमेज्ड, उसके बाद है फ्रेगमेंटेड, है ना, टुकड़ों में बटा। रेजिलियंस जो है संकट में उभरने का क्षमता, ठीक है। उसके बाद टफनेस, अडेप्टेबिलिटी, ये सब के सब सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स है फ्रेजिलिटी, अनवल्नरेबिलिटी एंड वीकनेस, एंटोनिम्स है, ठीक है। ब्रिंग पता है सबको, किसी संकट के कगार में। एज भी आता है, वर्ज भी आता है, थ्रेशोल्ड भी आता है। एंटोनिम्स है सेंटर, इंटीरियर एंड सेफ्टी, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे एक नया नया वर्ड है, ठीक है, ये है कॉन्फ्लेग्रेशन, नाउन है यानी बहुत बड़ी विनाशकारी आग, है ना। इन्फर्नो भी बोलते हैं, भयंकर आग, ब्लेज भी बोलते हैं, फायर स्टॉर्म, समझ में आता है, ठीक है। एंटोनिम्स है एक्सटेंशन, ठीक है, क्वेंचिंग, और उसके बाद है डाउसिंग, ठीक है, यानी पानी डालकर बुझाना, उसके। उसके बाद है दोस्तों इनवेटरेट, एडजेक्टिव है, मतलब क्या है, पुरानी आदत को मैं पक्का, जैसे हैबिचुअल बोलते हैं, कन्फर्म भी बोलते हैं, क्रोनिक भी बोलते हैं। एंटोनिम्स है ओकेजनल, टेम्पररी, है ना, इनएक्सपीरियंस्ड। उसके बाद है दोस्तों इंट्रिंजेंट, क्या है, यानी इंट्रांसिजेंट। इंट्रांसिजेंट मतलब होता है दोस्तों समझौता ना करने वाला, इंट्रांसिजेंट मतलब होता है समझौता ना करने वाला। सिनोनिम्स है अनकम्प्रोमाइजिंग हो गया। उसके बाद है एडमंट, है ना, अटल जिसको बोलते हैं, ये सब है। एंटोनिम्स है फ्लेक्सिबल, कॉम्प्लाइंट, ठीक है। उसके बाद अकोमोडेटिंग, ठीक है, एंटोनिम्स है। उसके बाद है एक और वर्ड देखिए दोस्तों, अमेलियो, देख लो, अमेलियोरेट वर्ब हो गया दोस्तों, यानी खराब स्थिति सुधारना, ठीक है, यानी इंप्रूव जिसको बोलते हैं आप, एलिवेट भी बोलते हैं उसको, एनहांस भी बोलते हैं। एंटोनिम्स है वर्सन, एग्रीवेट, ओके, डिटेरियोरेट यानी खराब करना और खराब हो जाना, ठीक है। ऑब्फस्केट इससे पहले आ चुका, डिस्कस कर चुका हूं मैं। उसके बाद है ये एक वर्ड है रिकल्सिट्रेट, ठीक है, रिकल्सिट्रेंट एडजेक्टिव है दोस्तों, ये भी डिफाइंड जिसको बोलते हैं, यानी अवगारी, और डिसओबीडियंट भी बोलते हैं, ठीक है, सबके सब अनरूली भी, है ना, अनियंत्रित। उसके बाद एंटोनिम्स है क्लैरिफाई, एक्सप्लेन, ये तो इसका एंटोनिम्स है, ठीक है ना, सिंप्लीफाई, यह इसका एंटोनिम्स है ओबीडियंट, सबमिसिव और कोऑपरेट, ठीक है। उसके बाद है हेल्प, एंड ये भी पढ़ा हमने, कुछ करने पर पूरी तरह क्या है, अड़ा हुआ। डिटरमिन जिसको बोलते हैं, रिजोल्यूट भी बोलते हैं, एंड एडमेंट यानी जिद पर अड़ा, ठीक है। उसके बाद है रिलक्टेंट, हेजिटेंट, अनडिसाइडेड, सब एंटोनिम्स है। उसके बाद है रेलिक, पुराने समय की बची हुई वस्तु, व्यवस्था। उसके बाद है दोस्तों रेमनेंट यानी बचा हुआ अंश, क्या है, अंश। वेस्टेज जो है पुराने क्या है, अवशेष। उसके बाद एंटिक्विटी मतलब प्राचीन वस्तु। सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है इनोवेशन, ठीक है, नोवेल्टी, मॉडर्निटी, ये सब एंटोनिम्स है। उसके बाद है दोस्तों बैरोमीटर, नाउन है, स्थिति मापने का संकेत, इंडिकेटर, मेजर। उसके बाद गेज, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है अनसर्टेनिटी, गेसवर्क, एम्बिग्यूटी, ठीक है। उसके बाद अनार्किज्म यानी एक चीज जो अपने समय से पुरानी हो, ठीक है, आउटडेटनेस भी बोलते हैं, रेलिक भी बोलते हैं। उसके बाद जो है आर्किज्म भी बोलते हैं, यानी पुरानी प्रथा शब्द। मॉडर्निटी, नोवेल्टी, इनोवेशन, ठीक है। हेफ्ट प्रभाव या महत्व, इन्फ्लुएंस, वेट, अथॉरिटी। इनसिग्निफिकेंस, वीकनेस, पावरलेसनेस, ये सब का सब सिनोनिम्स है,
ठीक है। यहाँ पे इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब जो इसके ना है, बी इन दिस टुगेदर, एक साथ का होना, मुसीबत में झेलना, ये सब एग्जाम्पल आप पढ़ लेना। ग्रुप टुगेदर, ये भी सब एक साथ है। बकल अप का मतलब होता है तैयार हो जाना। ऑन द बैक फुट का मतलब होता है कमजोर स्थिति में। आउट ऑफ कंट्रोल पता है सबको। ओपन अ न्यू फ्रंट, नई चुनौती शुरू करना। स्टेप अवे फ्रॉम द ब्रिंक, खतरे से पीछे हट जाना। हेल बेंट ऑन, इडियम है, यानी करने पर अड़ा होना, ठीक है। ही इज हेल बेंट ऑन विनिंग, वो जीतने पर आ है, बहुत शानदार है। बर्न टू एशेस मतलब होता है पूरी तरह नष्ट कर देना। द फायर बर्न इट टू द एशेस, उससे पूरी तरह नष्ट कर दे। स्मॉल फ्राई है ना, मामूली व्यक्ति, चीज जिसको कीप अप रखना। हिच वंस वैगन यानी किसी से क्या है भविष्य जोड़ देना। डोंट हिच योर वैगन टू हिम, अपना भविष्य उससे मत जोड़ो, ठीक है। हैविंग सेड दैट, फिर भी यानी दैट इज वंस मेटल, यानी क्षमता जांचना। दिस जॉब विल टेस्ट योर मेटल, ये काम तुम्हारी क्षमता को जांचेगा। पुट समवंस इन अ गुड स्टेट, ठीक है, क्या है आगे लाभ देना। दिस स्किल विल पुट यू इन गुड स्टेट, ये हुनर जो है और लाभ तुम्हें देगा, ठीक है। ऑल आइज ऑन, मतलब ये क्या, सबका ध्यान होना, समझ में आता है दोस्तों। ऑल आइज आर ऑन रिया, सबका ध्यान रिया पर है। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, सबका मतलब है दोस्तों, इसको एक एक को पढ़ो, इसमें मैंने सब कुछ बता दिया, ये सब आ चुका है, ठीक है। ये सबको याद कर लो क्योंकि किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है आपको। नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ये सब हम लोग सब बात कर चुके हैं, ठीक है। प्राइम्यूल, रेलिक है ना, अनाक्रोनिज्म किसको बोलते हैं, कॉलोनी, ये सब डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, ठीक है ना। ये पढ़ लो आप अच्छे से। नए तो चैनल को जरा सब्सक्राइब करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर मिलते हैं कभी।